हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप? आज की क्लास करते हैं शुरुआत। और फिर से एक बार कॉम्प्रिहेंशन वंस अगेन। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन की क्लास है। और आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और ये उसमें कॉम्प्रिहेंशन का नंबर है 12। ठीक है, इससे पहले जो कॉम्प्रिहेंशन आपके साथ डिस्कस किए गए हैं वो सारे कॉम्प्रिहेंशन आपने मेरे ख्याल से आई होप कि आपने प्रैक्टिस की होगी घर पे। और अगर ये की है, इट वुड बी वेरी नाइस इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड ऑलरेडी एट होम। अच्छा, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि अगला कॉम्प्रिहेंशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, आप सभी के लिए। क्या कहते हैं कि मुझे लगता है कि जो मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ रहे हैं और आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। और अब कॉम्प्रिहेंशन को लेकर आप यूज्ड टू हो चुके होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जो स्टोरी दी जाती है उसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। कभी कभार एक आध क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, उस एक आध ही क्वेश्चन पूछा जाता है, उसकी थीम को लेकर पूछ लिया जाता है कि जो पैसेज हमने आपको एग्जाम में दिया हुआ है उसकी थीम क्या है। ठीक है, किस थीम पर बेस्ड है वो क्वेश्चन। तो ये एक आध क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछ लिया जाता है। बाकी ज्यादातर जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो ऑथर उस टॉपिक में, उस पैसेज में किस बारे में बात कर रहा है ना, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो कि जनरली इजीली आप उसी में से उसको ढूंढ लेते हैं। एक आध टॉपिक में आपको थोड़ी बहुत मुश्किल आ सकती है, जो कि टॉपिक अगर फाइनेंशियल टॉपिक है, कोई ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर आप यूज टू नहीं है, तो थोड़ा बहुत आपको दिक्कत आ सकती है। तो मैंने आपको पहले बोला है कि अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज को इन्हांस करें। और ये होगा वाई रीडिंग रेगुलरली न्यूज़पेपर। ठीक है, तो न्यूज़पेपर को कंटिन्यू रीड करते रहें, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग एनहांस होगी और इस टाइप के पैसेज आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलो, अब हमारी जो क्लास है इसको हम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। और आपके सामने एक पैसेज है, इस पैसेज को एक बार आप रीड कीजिए, देन हम इसके आगे बढ़ते हैं। ये रहा, पढ़िए। ये पैसेज पढ़िए, बड़ा ही अच्छा और अच्छा पैसेज है। और ये पैसेज उस टॉपिक पर है जो कि एक प्रॉब्लम एक बन चुकी है और आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन भी सकती है, ये एल नीनो के बारे में। तो दोस्तों इसको पढ़िए आराम से, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे। हम्म, जल्दी जल्दी पैसेज को पढ़ें और पैसेज में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको अंडरलाइन करें। और साथ ही साथ उन वर्ड्स को भी अंडरलाइन करें जिन वर्ड्स के मीनिंग नहीं आ रहे। जल्दी जल्दी करें।
चलिए, पढ़ लिया होगा आपने कंप्लीट। शुरुआत करते हैं टॉपिक को। चलिए, तो रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। Certain words phrases have been given in bold to help you locate them while answering some of the questions. तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। टाइम वॉज व्हेन पीपल लुक्ड हेवनवर्ड एंड प्रेड, ए गॉड गिव अस रेन कीप ड्रॉट अबे। बोले टाइम चला गया जब लोग कहते थे कि भगवान पानी बरसा दीजिए और ये सूखा को दूर कीजिए, हे प्रभु, हे हरियन, क्या था वो, हटाइए। इस तरह से अब ऐसा नहीं हो रहा है। टुडे देयर आर दोज हु प्रे गिव अस रेन। ठीक है, टुडे देयर गिव अस रेन कीप अल्निनो अबे। कह रहे आज जो है वो कहते हैं कि रेन दो लेकिन अल्निनो को बाहर करो, अल्निनो को दूर रखो। अल्निनो एंड इट्स एटमॉस्फेरिक इक्विवेलेंट कॉल्ड द साउथर्न ऑसिलेशन are together referred to as ENSO and are household words today. Meteorologists recognize it as often being responsible for natural disaster worldwide, but this wisdom down only after countries suffered first from the lack of knowledge and then from the lack of coordination between policy making and the advances in scientific knowledge. Put simply, El Nino is a weather event restricted to certain tropical shores, especially the Peruvian coast. The event had diametrically opposite impacts on the land and sea. The Peruvian shore is a desert, but every few years, an usually warm ocean current El Nino warm up the normally cold surface water of the Peruvian coast, causing very heavy rains in the early half of the year, and then miraculously the desert is matted green. Crops like cotton, coconut, banana grow on the otherwise stubbornly barren land. These are the Peruvians' uh, announced abundancia or year of abundance, ऐसा कह सकते हैं. The current had come to be termed El Nino or the Christ child because it usually appears as an enhancement if a mildly warm current that normally occurs. चलो आगे बढ़ते हैं। हेयर अराउंड एवरी क्रिसमस, मतलब इसको क्राइस्ट चाइल्ड भी कहते हैं, क्राइस्ट चाइल्ड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं उसका रीजन दे रखा है, अभी बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। बट दिस बून ऑन लैंड इज अकम्पनीड बाय oceanic disaster. Normally, the waters of the Southern America coast are among the most productive in the world because of constant upwelling of nutrient-rich cold waters from the ocean depths during the El Nido. However, waters are stirred up only from near the surface. The nutrient crunch pushes down primarily production, disrupting the food chain. Many marine species, including Anchoveta, temporarily disappear. This is just one damning effect of the El Nino. Over the years, its full impact has been studied, and what the Peruvians once regarded as manna is now seen as a major threat. आगे बढ़िए, पूरा पढ़ लेते हैं एक बार, बस खत्म हो गया। तो देखो, एल नीनो एक एटमॉस्फेरिक इवेंट है, सभी को पता है, वातावरण से संबंधित है। ठीक है, समुद्र का जहाँ पर पानी मानी, जहाँ ठंडा जो नॉर्मली होता है, उस तरफ का पानी जब गर्म होने लगता है, और ये क्या करता है, ये कॉज करता है हैवी रेनफॉल। मतलब रेनफॉल को एक तरीके से, जो नॉर्मल रेनफॉल होता है ना, जो एक जिसका एक प्रॉपर एक साइकिल चलता है कि नहीं अभी इस टाइम बारिश होगी, फिर बारिश नहीं होगी, और उसके बीच में एक जो इंटरवल होता है उस दौरान फसलें वगैरह, खेती बाड़ी, सब कुछ चीजें इजीली हो पाती हैं। तो ये तो होता है एक प्रॉपर रेनफॉल। लेकिन जब अल नीनो की वजह से क्या होता है, तो या तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रेनफॉल होगा, या फिर कहीं ना कहीं बहुत ही कम रेनफॉल होगा, जिससे कि जो ज्यादा रेनफॉल से कहीं पर बैरन लैंड है वो भी फर्टाइल बन जाएगी, और जहाँ कम रेनफॉल होगा वहाँ फर्टाइल जो लैंड है वो बैरन हो जाएगी। तो ये बहुत सारे इसके मतलब डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज ही है क्योंकि एटमॉस्फेरिक इवेंट है,
तो दोस्तों ये जो इवेंट है ये हमारे फसलों के लिए और भी चीज़ों के लिए बहुत नुकसानदायक है। हालाँकि इसका एक बेनिफिट जो देखा गया वो कहाँ पर देखा गया, पेरुवियन क्या कहते हैं डेजर्ट में, वहाँ पे पेरुवियन शोर में, सॉरी। तो वहाँ पर देखने को मिला है क्योंकि वो एक डेजर्ट हुआ करता था, लेकिन जब कॉन्स्टेंटली वहाँ पर बारिश हो रही थी, लगातार बारिश हो रही थी, तो कांस्टेंट रेनफॉल की वजह से वहां पर ये होने लगा कि वो ग्रीन हो गया। धीरे धीरे वहां पर क्रॉप्स उगाने लग गए लोग, कॉटन की, कोकोनट्स की, बनाना की, ये सारी चीजें वहां पर होने लग गई। तो ये एक तरीके का देखा जाए तो एक बेनिफिट हो सकता है। हालांकि इसको क्या कहा गया है, इसको बोला गया है क्राइस्ट चाइल्ड। क्राइस्ट चाइल्ड क्यों कहा गया, क्योंकि लगभग हर क्रिसमस के टाइम पर ये मतलब ये घटना घटती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं पूरी बात क्या कही गई है। कि बोले एक टाइम था जब लोग ऊपर की तरफ देखते थे और बोलते थे कि हे भगवान, जो भी है अपने अपने गॉड को बोलते थे कि बारिश करवाओ, ये सूखा दूर करो। टुडे देयर टाइम वाज, पीपल लुक्ड heavenward and prayed, hey God, give us rain, keep brought away. Today their time was when people looked heavenward and pray, hey God, who pray, give us rain, keep El Nino away। कह रहे आज बारिश करो लेकिन अल नीनो को दूर करो। अल नीनो एंड इट्स एटमॉस्फेरिक इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल। ठीक है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल, इसको ध्यान रखना आप लोग। इक्विवेलेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इक्वल होता है। चलो, कॉल द साउथर्न ओसिलेशन आर अदर रेफर्ड आर टुगेदर रेफर्ड टू एज ENSO। तो इल नीलो और साथ में ये जो साउथर्न ऑसिलेशन है, इनको मिलाकर क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता है, ENSO। And our household words together today, sorry, meteorologists recognize it as often being responsible for natural disaster। तो जो मेट्रोलॉजिस्ट है ना, उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज करा, पहचाना कि यही है वो जो नेचुरल डिजास्टर के लिए जिम्मेदार है पूरी दुनिया में। बट दिस विजडम डाउन्ड ओनली आफ्टर कंट्रीज सफर्ड। लेकिन ये बुद्धि तभी आई जब लोगों को ये चीजें सहनी पड़ गई, उन्हें झेला। जब कंट्रीज ने बहुत उसको सफर किया तब ये विजडम हमें पता चली कि यार ये ऐसा हो रहा है, इस वजह से हो रहा है। फर्स्ट फ्रॉम द लेक ऑफ नॉलेज एंड देन फ्रॉम द लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन पॉलिसी मेकिंग एंड द एडवांसेस इन द साइंटिफिक नॉलेज। तो इसकी दो ही वजह थी। एक तो ये थी कि लेक ऑफ नॉलेज, नॉलेज ही नहीं थी कि व्हाट इज अल नीनो। तो जब नॉलेज ही नहीं होगी तो फिर हम उसके बारे में क्या ही बता पाएंगे लोगों को, और क्या ही उसके बारे में हम सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे या बता पाएंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि एल नीनो को लेकर पता ही नहीं था कि ये है क्या। और दूसरी बात, जब पता चला भी तो उसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि जो पॉलिसी मेकिंग और साइंटिफिक नॉलेज जो थी, जैसे साइंटिफिक नॉलेज जो डिलीवर की जा रही थी कि अल नीनो एक ऐसी चीज है, एक ऐसी एटमॉस्फेरिक इवेंट है जो कंप्लीट रेनफॉल के जो सर्कल है ना उसको चेंज कर सकती है। और ये ना सिर्फ मरीन लाइफ के लिए थ्रेट है, जो हम लोग जमीन पे रह रहे हैं उनके लिए भी ये थ्रेट है। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल एनवायरमेंट के लिए थ्रेट है, एनवायरमेंटल थ्रेट है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अब जब ये साइंटिफिक स्टडीज में ये बातें मालूम चली तो बाद में हुआ क्या कि जो उस एक जो साइंटिफिक स्टडीज और जो पॉलिसी मेकिंग हो रही थी उसके नीचे, उन दोनों में भी अपने एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था। मतलब एक प्रॉपर आइडिया सुझाया जाए कि नहीं देखो ये एक समस्या है, हमने आपको प्रॉब्लम बता दी है, अब जो पॉलिसी मेकर्स हैं इस चीज से डील करने के लिए वो उस पर प्रॉपर स्टेप ले, प्रॉपर तरीके से उसको डील करें। तो वो चीजें नहीं हो पा रही थी, दोनों के बीच में कोई प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था। ठीक है, पुट सिंपली एल नीनो एज अ वेदर इवेंट रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन ट्रॉपिकल सोर्स। तो कह रहा है कि देखो सिंपली एक ही काम करो, एल नीनो को एक वेदर इवेंट मान लिया जो कि रेस्ट्रिक्टेड है सर्टेन ट्रॉपिकल सोर्स, कुछ ही ट्रॉपिकल सोर्स की तरफ ये सर्टेन थी, निश्चित थी, उससे ज्यादा दूर नहीं थी। स्पेशली द पेरुवियन कोस्ट, ज्यादातर कहां पर था इसका मामला, पेरुवियन कोस्ट पे। द इवेंट हैड डायमेट्रिकली अपोजिट इम्पैक्ट ऑन द लैंड एंड सी। अब जो इवेंट है ना उसका देखा जाए ना तो अपोजिट इम्पैक्ट पड़ता था लैंड और सी पर। ठीक है, लैंड पे कुछ इम्पैक्ट है, सी पे कुछ इम्पैक्ट है। द पेरुवियन शोर इज अ डेजर्ट। तो कह रहे जो पेरुवियन शोर है ना वो एक कैसा था, डेजर्ट था एक, मतलब समुद्र का किनारे की बात हो रही है पेरुवियन।
ठीक है, पेरू तरफ। तो वहां का जो समुद्री किनारा था, एक तरह से बीच वगैरह कह दो, तो वो कह रहा है वो कैसा था, वो एक था बैरन लैंड था, डेजर्ट था। बट एवरी फ्यू ईयर्स एन अनयूजुअली वार्म ओशन करंट El Nino warms up the normally cold surfaces water of the Peruvian coast, causing heavy rain in the early half of the year। तो क्या हो रहा था, अर्ली हाफ ऑफ द ईयर मतलब वही जनवरी फरवरी। हेलो, चलिए लेट्स बिगिन। ये थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, वापस कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग कहाँ पे बात कर रहे थे, मैं एक बार थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ, है ना। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि अलिनो से रिलेटेड बात चल रही थी कि अलिनो इज अ वेदर इवेंट रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन ट्रॉपिकल सोर्स। कुछ ट्रॉपिकल सोर्स तक ही रेस्ट्रिक्टेड है, स्पेशली पेरुवियन कोस्ट। द इवेंट हैड डायमेट्रिकली अपोजिट impacts on the land and sea. The Peruvian shore is a desert, but every few years an unusually warm ocean current El Nino warms up the normally cold surface waters of the
वाटर ऑफ द पेरुवियन कोस्ट। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा कि जो पेरिवियन कोस्ट से दूर वाला जो मतलब जो दूर वाला एरिया है, समुद्री इलाका, वहां पे जो ठंडा पानी कहीं ना कहीं है, उसको क्या करते हैं, ये सरफेस को गर्म करते हैं, जिससे कि बारिश का, जिससे कि बाष्प बनता है, देन वो बाद में पानी की तरह बरस, पानी के फॉर्म में बरसने लगता है, रेनफॉल होता है वहां से। और वो जो डेजर्ट है, वो बार बार रेगुलरली जब वहां बारिश होगी तो धीरे 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 वहां पर भी क्या होने लगेगा, वहां पर भी हरियाली आ जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, आगे क्या लिखा है। एंड देन miraculously द डेजर्ट इज मैटेड ग्रीन। तो धीरे धीरे वो क्या होता है, जो डेजर्ट था वो ग्रीन हो गया। क्रॉप्स लाइक कॉटन, कोकोनट्स, बनाना ग्रो ऑन द अदरवाइज स्टबर्नली barren लैंड। और वहां पे धीरे धीरे कुछ फसलें भी उगने लगी, जैसे कि कोकोनट है, कॉटन है, बनाना है, ये सब उस बैरन लैंड पर होने लगी। बैरन मतलब क्या होता है, बैरन मतलब अनउपजाऊ जमीन। दीज आर द पेरुवियंस अनोस्ट अबंडेंसिया, इसी को बोलते हैं ईयर्स ऑफ अबंडेंस। ये पेरुवियन सी के ईयर ऑफ अबंडेंस है, मतलब ऐसे कह सकते हैं फलने फूलने वाले साल थे। द करंट हैड कम टू बी टर्म्ड एज अल्नीनो और द क्राइस्ट चाइल्ड। इसको क्राइस्ट चाइल्ड कहा गया है। इस अल्नीनो को क्यों कहा गया, बिकॉज इट यूजली अपीयर्स एज एन एनहांसमेंट इफ माइल्डली वार्म करंट दैट नॉर्मली अकर्स हेयर अराउंड एवरी क्रिसमस। हर क्रिसमस को ये होता था। बट दिस बून ऑन लैंड इज अकम्पनीड बाय ओशनिक डिजास्टर। ये जो जमीन थी, जमीन पर तो इसका बून हो रहा था, बेनिफिट हो रहा था, लेकिन इसके ओशनिक डिजास्टर भी थे। मतलब समुद्र में कुछ प्रॉब्लम भी चल रही थी, सब महासागर में इसकी दिक्कत भी हो रही थी इसकी वजह से। जैसे कि नॉर्मली द वाटर्स ऑफ द साउथ अमेरिकन कोस्ट आर अमंग द most productive in the world because of the constant upwelling of nutrient rich cold nutrient crunch pushes down primarily production, disrupting the food chain many marine species। तो बोले उस तरफ का जो जो क्या नाम है, साउथर्न अमेरिका का जो कोस्ट है, उस साइड में जो पानी हुआ करता था उसमें काफी न्यूट्रिशन होते थे। अब वो धीरे धीरे उसको पुशिंग डाउन कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से सबसे बड़ा जो लॉस हो रहा है। ठीक है, ओके। हाँ जी दोस्तों, ये थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, बीच में कंटिन्यू करते हैं। क्या था कि द पेरुवियन शोर इज अ डेजर्ट बट एवरी फ्यू इयर्स एन unusually warm ocean current El Nino warms up the normally cold surface water of the Peruvian coast, causing very heavy rains in the early half of the year। तो कह रहा है कि जो क्या था ना, पेरुवियन जो शोर है वो एक डेजर्ट था, लेकिन क्या था, हर साल एक अनयूजुअल वार्म ओशन करंट वार्म अप द नॉर्मली कोल्ड सरफेस। तो ये जो इल्लिनो है ना, ये क्या करता था कि वो जो कोल्ड सरफेस होती है ना समुद्र की, उसको क्या करता था कि उसको गर्म करता होगा। ठीक है, उसको वार्म करता था। अब गर्म करेगा तो उससे पानी भाप बनेगा, भाप बन के वापस से बारिश होगी, बारिश होगी तो वो जो पेरुवियन कोस्ट था वो धीरे 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 वहां ज्यादा बारिश होने लगी। बारिश होने लगी तो वो जो डेजर्ट था ना, वो एक टाइम पे क्या बन गया, मैटेड ग्रीन, वो चेंज हो गया, ग्रीन हो गया वो।
अब ग्रीन हो गया तो वहां पर फसलें भी होने लगी, जैसे क्रॉप्स, कौन कौन सी होने लगी, कॉटन, कोकोनट, बनाना, ये सब चीजें उगने लग गया। एक ऐसी जमीन पर जो कंप्लीटली बैरन लैंड था, स्टबर्नली बैरन लैंड था। स्टबर्नली मतलब पूरी तरह से, एक स्टबर्न का मतलब ऐसे तो जिद्दी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कि एक बहुत ही बुरी तरीके से, मतलब एक क्या नाम है, बैरन लैंड थी, कंप्लीटली बैरन लैंड थी, जहाँ कुछ नहीं उगता था, वहां पर अब सब कुछ उगने लग गया। सो दीज आर द these are these are the Peruvians अनोस्ट सॉरी, मतलब अबंडेंसिया ऑफ ईयर ऑफ अबंडेंसिया कह सकते हैं, या ईयर ऑफ अबंडेंस कह सकते हैं। मतलब ये वो साल थे जहाँ पेरू ने बहुत अच्छी तरक्की की, मतलब उस तरह देखा जाए तो उस एरिया में जहाँ कुछ नहीं उगता था वहां सब कुछ उगने लग गया। तो ये काफी अच्छा था उसके लिए। द करंट हैड कम टू बी टर्म इल नीनो, और उसी करंट को जो गर्म वो होती थी ना, एक धारा टाइप से, जो उसी को क्या कहा गया, अल नीनो कहा गया। और द क्राइस्ट चाइल्ड भी कहा गया, बिकॉज इट यूजली अपियर्स एज द enhancement if a mildly warm current that normally occurs here around every Christmas। तो ये जो वार्म करंट है ना, ये नॉर्मली कब होता था, ये हमेशा हर क्रिसमस के दिन होता था, क्रिसमस के टाइम पे होता था, जिससे कि रेनफॉल को कॉज करता था। और उसकी वजह से जब रेनफॉल होगा तो वहां पर जो डेजर्ट वाला एरिया था, वो धीरे धीरे बैरन लैंड जो थी ना, वो फर्टाइल में चेंज हो गई। ठीक है, अब देखिए, हाउ एवर वाटर्स आर स्टिर्ड, नहीं नहीं यहाँ नहीं था, आगे था, बट दिस बून ऑन लैंड इज अकम्पनीड बाय ओसनिक डिजास्टर। इसके ओसनिक डिजास्टर भी थे, समुद्रीय नुकसान भी थे। क्या थे? नॉर्मली द वाटर्स ऑफ द साउथ अमेरिकन कोस्ट आर द अमंग द मोस्ट प्रोडक्टिव इन द वर्ल्ड। तो जो समुंदर अमेरिका के कोस्ट से थोड़ा सा दूर की साइड थे ना, वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव माने जाते हैं। ठीक है, क्यों माने जाते हैं इन द वर्ल्ड? बिकॉज ऑफ अ कॉन्स्टेंट अपवेलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट रिच। तो वहां पर ना कॉन्स्टेंटली अपवेलिंग होती थी न्यूट्रिएंट रिच रिच कोल्ड वाटर्स की, फ्रॉम द ओशन डेप्थ, मतलब समुद्री गहराई से। ड्यूरिंग एन अल नीनो हाउएवर वाटर्स आर स्टिर्ड अप ओनली फ्रॉम नियर द सरफेस। तो अब जब वो अल नीनो हो गया तो जो पानी था उसमें एक हलचल हुई, स्टिर्ड हो गया, फ्रॉम द नियर द सरफेस। अब जब सरफेस के आसपास ही न्यूट्रिएंट रिच था, मतलब न्यूट्रिएंट्स जो थे ना वो सरफेस के आसपास थे, और उधर ही क्या हुई, हलचल मची, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूट्रिएंट करंट पुश डाउन प्राइमरली प्रोडक्शन। अब वो जो न्यूट्रिएंट रिच थे ना, वो धीरे धीरे उन्हें पुश डाउन करना शुरू कर दिया, और किसको पुश डाउन किया? प्रोडक्शन को। डिसरप्टिंग द फूड चेन को डिसरप्ट कर दिया। मैनी मराइन सब स्पीसीज को भी नष्ट कर दिया, इंक्लूडिंग एक क्या नाम है, मरीन स्पीच है, इसका नाम है एंकोबीटा, टेम्परली डिसअपियर, और वो मतलब डिसअपियर भी हो गई अस्थायी रूप से। दिस इज जस्ट, फिर लिखा है कि दिस इज जस्ट वन डैमनिंग इफेक्ट ऑफ इल नीनो। ये इल नीनो का एक डैमनिंग इफेक्ट है। डैमनिंग मतलब यहाँ पर है, डैम मतलब इंटेंसिटी के लिए रेफर कर रहे हैं यहाँ पर, कि ये एक बहुत ही प्रभावशाली इफेक्ट है। और ओवर द इयर्स इट्स फुल इम्पैक्ट हैज बीन स्टडीड एंड व्हाट द पेरुवियंस वंस रिगार्डेड एज मन्ना इज नाउ सीन एज अ मेजर थ्रेट। ठीक है, तो अब जो एक टाइम पे ना पेरुवियन सी को पेरुवियन सी को एक मन्ना कहा जाता था। मतलब मन्ना का मतलब वो समथिंग विच इज मिराकुलस। अब उसी को एक मेजर थ्रेट की तरह देखा जाने लग गया है। ठीक है, मन्ना का मतलब था, पहले टर्म बाइबल में यूज होता है शायद, तो इसका मतलब था समथिंग विच इज मिराकुलस। अब उसी को एक थ्रेट की तरह काउंट किया जाने लग गया। तो चलो भाई, पढ़ना शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस वगैरह। आपने ये पढ़ तो लिया ही होगा कि क्या है क्या नहीं है, इसमें सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। पहला लिखा है कि मीटियोरोलॉजिस्ट टुक टाइम टू अंडरस्टैंड इल नीलो बिकॉज, तो डैश आपके सामने है, फटाफट से करके दिखाओ। उनको टाइम क्यों लगा था, मीटरोलॉजिस्ट को समझने में टाइम क्यों लगा था? It was neither a disaster nor a boon for the people living in the desert area। अगर ये वजह होती तो वो कभी सर्च ही नहीं करते, जब डिजास्टर है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो क्यों पर चक्कर पड़ते। They recognized it as an atmospheric equivalent, hence called it
साउथर्न ओसिलेशन, ऐसा भी नहीं था। They suffered from lack of knowledge about El Nino as they were not scientifically advanced, यही वजह थी। कह रहा है कि उन्हें नॉलेज, उनके उनको इस बारे में पता ही नहीं था, लेक ऑफ नॉलेज थी, और साइंटिफिकली उतने एडवांस भी नहीं थे, तो यही वजह थी जिसकी वजह से वो मतलब अल नीनो के बारे में पता नहीं कर पा, टाइम लगा उसको बताने में। एल नीनो लेमैन लैंग्वेज इज, लेमैन लैंग्वेज इज, तो ऑप्शन आपके सामने, नेचुरल डिजास्टर, साउथर्न ओसिलेशन, वेदर इवेंट, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि एल नीनो इज अ लेमैन लैंग्वेज, अ नेचुरल डिजास्टर, साउथर्न ओसिलेशन, साउथर्न ऑसिलेशन, अ वेदर इवेंट, नन ऑफ द अबव। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये इस एकदम स्पष्ट इसमें लिखा हुआ था। आपने एक पैराग्राफ पढ़ा होगा, उस पैराग्राफ में इसको स्पष्ट तरीके से इसको मेंशन किया गया था, क्लियरली मेंशन किया गया था कि अल नीनो क्या है, एक वेदर, मतलब एक क्या नाम, वेदर इवेंट है ना, आपने पढ़ा था। तो इसके लिए सीधा सीधा आंसर हो जाएगा हमारा कि अल नीनो को लेमन लैंग्वेज में क्या कहा जाएगा, अब वेदर इवेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। What are the two types of landscapes that are affected by El Nino? बोले उसके टू टाइप्स बताइए। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ लैंडस्केप्स दैट आर अफेक्टेड बाय अल नीनो? तो दो चीजें बताइए जो अफेक्ट की गई हो अल नीनो से। तो कोस्टल एरियाज एंड सी, दूसरा है ट्रॉपिकल सोर्स एंड लैंड, तीसरा है डेजर्ट एंड ओशन, ऑल ऑफ द एबव। तो भाई कोस्टल एरिया जो सी, बात तो एक ही है। ट्रॉपिकल सोर्स एंड लैंड यहाँ पर भी हो रहा था, डेजर्ट एंड ओशन यहाँ पर भी हो रहा था, मतलब ऑल ऑफ द एबव। आंसर होगा फोर्थ। ठीक है, तो कोस्टल एरियाज में तो हो ही रहा था प्रॉब्लम, कोस्टल एरिया ही तो पे तो था, वहां की जो हम बात कर रहे थे। डेजर्ट और ओशन, मतलब ओशन की ही बात हो रही है हर जगह। तो अल्टीमेटली ये सब कुछ सारे आंसर आंसर हो जाएंगे। विच वर्ड इन पैराग्राफ 3 इज द एंटोनिम ऑफ फर्टाइल? फर्टाइल का एंटोनिम बताइए। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, जहां पे कुछ उगाया जा सकता है। तो बताइए, ये बार बार हमने एक वर्ड यूज करा था वहां पर, तो बता दो इसका मीनिंग क्या होगा। जो पेरुवियन लैंड थी ना, वो पहले कैसी थी बताओ। वेरन आंसर था, लेकिन मैटेड का क्या मीनिंग था पता है आपको? समथिंग थिक, समथिंग थिक इन द क्वांटिटी। अबंडेंस कह सकते हैं, अबंडेंट। तो ये तो है नहीं। मैटेड ग्रीन मतलब कंप्लीटली ग्रीन हो चुका था। अबंडेंस का मतलब तो बता ही दिया, यही होता है अबंडेंस। वेरन मतलब होता है अनुपजाऊ, ये हमने पहले यूज किया था, यही आंसर हो गया। What according to the author is a positive effect of El Nino? तो अल नीनो का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, जरा बताओ तो क्या है। कह रहा है इट कॉजेज इन एटमोस्फेयर, इट कॉजेज चेंजेस इन एटमोस्फेयर, इट रिजल्ट्स इन वेजिटेशन ऑन barren lands, it comes around Christmas, it is regarded as a मन्ना। मन्ना तो पहले रिकॉर्ड किया जाता था, अब नहीं किया जाता है, अब थ्रेट किया जाता है। कह रहा है ये हर क्रिसमस के दिन आता है, हर क्रिसमस के टाइम आता है, इसलिए इसको हमें इसको एक पॉजिटिव इफेक्ट मानना चाहिए, ऐसा थोड़ी है भाई। ठीक है, ये पहले मानते थे अब नहीं। ये है सबसे बड़ा आंसर। इट रिजल्ट्स इन वेजिटेशन ऑन बैरन लैंड्स, मतलब इसकी वजह से
जो अनउपजाऊ जमीन थी ना वहां पर भी चीजें होने लग गई थी, पैदावार वहां पे भी बढ़ गई थी, तो यही आपका आंसर होगा। सही है। अगला क्वेश्चन, हाउ वी कैन से दैट एल नीनो प्रूव्स टू बी अ बून फॉर साउथ अमेरिकन कोस्ट। तो कह रहे हैं कि हाउ कैन बी से दैट एल नीनो प्रूव्स टू बी बून फॉर साउथ अमेरिकन कोस्ट, साउथ अमेरिकन कोस्ट के लिए कैसे ये बून की तरह बन गया है। कह रहा है इट कॉजेज एन स्वेलिंग ऑफ रिच न्यूट्रिएंट्स मेकिंग इट मोस्ट प्रोडक्टिव इन द वर्ल्ड, यही पहले ही आंसर था, हालांकि और पढ़ लो। इट कॉजेज द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेनी मरीन स्पीसीज सच एज एंकोबीटा, अब ये डिस्ट्रक्शन करेगा तो ये पॉजिटिव तो हो नहीं सकता। इट वार्म्स अप नॉर्मली कोल्ड सर्फेसेस वाटर ऑफ कॉजिंग हैवी रेन्स, ये तो उसका मेन रीजन है। इट एनहांसेस वार्म करंट अराउंड एवरी क्रिसमस, नहीं ये भी नहीं है, यही आंसर है। ठीक है जी, सीधा सीधा पैसेज में दे रखा है। द ईयर्स ऑफ अबंडेंस इज बैन, ये किसको कहा गया था ईयर ऑफ अबंडेंस, देखो जरा, उसमें ऐसा कुछ लिखा था अनोस्ट ऑफ अबंडेंसिया, याद है आपको। तो ये इसलिए कहा गया था कि वहां की जो जमीन थी ना पहले बैरन लैंड थी, बाद में वही बैरन लैंड मतलब अनउपजाऊ जमीन फर्टाइल हो गई थी, हरी भरी हो गई थी, तो उसको क्या कहा गया था, उसको कहा गया था द ईयर्स ऑफ अबंडेंस। तो अल्नीनो अकर्स ड्यूरिंग क्रिसमस, इस वजह से तो इसको तो नहीं बोला गया था। मरीन स्पीसीज इज डिस्ट्रॉयड, इसके लिए बोला गया था क्या, नहीं। द डेजर्ट आर मैटेड ग्रीन, यही एक वजह थी। तो दोस्तों आपका आंसर होगा 2। द फ्रेज डैमनिंग इफेक्ट का क्या मतलब होता था, डैमनिंग इफेक्ट, मैंने क्या बताया था आपको, डैमनिंग मतलब स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट, डैमनिंग का मतलब था
देखो हो गया, देखो, देख देख देख। अरे वाह वाह वाह, सीख गया मैं। सीख रहा हूँ मैं तुम्हारे से। थैंक यू थैंक यू। हाँ जी ठीक है। ओके जी ठीक है जी। हाँ जी, तो ये चल रहा था दोस्तों, द फ्रेज डैमनिंग इम्पैक्ट, डैमनिंग इफेक्ट्स ऑफ मीन, डैमनिंग इफेक्ट का मीनिंग क्या था। तो डैमनिंग इफेक्ट का मतलब होता है यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। तो डिसरप्टिंग इम्पैक्ट होगा नहीं, ये तो गलत हो गया, बाधा डालना होता है डिसरप्ट करना। फुल इफेक्ट्स ये भी नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, डिस्ट्रक्टिव, ये डिस्ट्रक्शन ही तो करवा रहा था ना भाई साहब, तो यही आंसर होगा। ठीक है जी। टी इज फैंटास्टिक। चलिए आगे बढ़िए, मतलब मैं चाय पी रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट टी इज फैंटास्टिक। दैट्स अ ग्रेट टी एक्चुअली। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन है, पीपल टुडे प्रे टू गॉड टू कीप डैश। आज के टाइम में पीपल प्रे करते हैं, कहते हैं कि भगवान ये कर दो, क्या कर दो, ऑप्शन दे रखे, रेन्स एंड ड्रॉट्स अबे, कह रहे वर्षा भी दूर कर दो और ड्रॉट्स भी दूर कर दो। ड्रॉट मतलब होता है सूखा। भाई अगर वर्षा और सूखा दोनों अबे कैसे हो सकती हैं, मतलब ये तो गलत बात हो गई ना यार। कह रहे भगवान मेरे अंदर की अच्छाई और बुराई दोनों मिटा दो। तो या तो अच्छाई मिटेगी तो बुराई अपने आप, मतलब अच्छाई मिटेगी तो बुराई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, और बुराई मिटेगी तो अच्छाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, तो दोनों एक साथ कैसे मिटा दें भाई। ठीक है, तो अगला देखिए, कह रहे ड्रॉट अबे, ड्रॉट को अबे करना चाह रहे हैं, या इल नीनो, आज के टाइम में कहते हैं इल नीनो को दूर करो। ठीक है, आज के टाइम में कहते हैं कि प्लीज इल नीनो को दूर कीजिए, भगवान कहते हैं प्लीज कहिए, भगवान का प्लीज इल नीनो को दूर कीजिए, भगवान का नहीं करूंगा। ये लो, समझे। एक बार इसका चेक कर लो, यही आंसर है हालांकि, पहले ही पैराग्राफ में डला हुआ है, पढ़ लो एक बार। ये लिखा है गिव अस रेन कीप इलनीनो अबे, तो इलनीनो को दूर करो भैया, यही कहा जाता है अब। पहले बोलते थे कि हमें रेन कर दो और ड्रॉट अबे कर दो, लेकिन अब क्या करते हैं, अब कहते हैं कि सिर्फ अल्नीनो को दूर कर दो, बाकी तो हम झेल लेंगे। अगला क्वेश्चन, द वर्ड विच मीन्स इक्वल इज वैल्यूज पावर एंड मीनिंग। मैंने अभी बताया था आपको, ऐसा वर्ड कौन है जिसका मीनिंग इक्वल हो, इक्वल बराबर, तो मैंने बताया था, अंडरलाइन भी करवाया था, दैट वाज इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मीन्स इक्वल, बराबर। लो भाई, ये कंप्लीट हो गया है। अगला पैसेज ये रहा आपके सामने, तो स्टार्ट करिए, पढ़िए। आपको 5 मिनट का टाइम देता हूं, जब तक आप इसको आराम से थॉरोली इसको स्टडी कर दीजिए, रीड कर डालिए, देन वी विल डिस्कस द कंप्लीट पैसेज। पढ़िए जल्दी जल्दी। ओम नमः शिवाय।
छोटा सा पैसेज है और अच्छा पैसेज है, इसको पढ़ो जल्दी जल्दी। पढ़ लिया होगा मेरे ख्याल से। चलो अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है जी। तो लिखा है, देयर इज अ जनरल कंसेंसस दैट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग नीड टू बी taught एज अ सेपरेट सब्जेक्ट एट द स्कूल स्टेज एज दैट वुड ऐड टू द कैरिकुलर लोड विच इज ऑलरेडी टू हैवी। कह रहे हैं कि एक जनरल कॉन्सेंसस कॉन्सेंसस है लोगों के बीच में कि जो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है ना, ये एक ऐसा चीज है, एक ऐसा टॉपिक है जिसको दैट नीड टू बी टॉट एज अ सेपरेट सब्जेक्ट। बोले इसको सेपरेटली पढ़ा दो आप एट द स्कूल स्टेज। अब बोले कि इसको क्या करो ना कि इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग जो है, मतलब इंटरनेशनल अफेयर, वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड बात हो रही है, दुनिया में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड, है ना। दैट कुड बी पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, है ना। ये सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। तो उनके बारे में बोल रहा है कि उसको ना प्रॉपर तरीके से लोगों को एक अलग से सब्जेक्ट बना दो इसको इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग करके, और इसको आप बच्चों को अलग पढ़ाइए, जिसमें आप वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की आप ये समझाइए कि उनकी पॉलिटिक्स क्या है, उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, और जो जियो पॉलिटिक्स है, एक्चुअली जियो पॉलिटिक्स के बारे में बताइए, और इसको सेपरेटली आप उनको पढ़ा दीजिए। तो अब इससे होगा क्या, एज दैट वुड ऐड टू द कैरिकुलर लोड विच इज ऑलरेडी टू हैवी। अब इससे ही होगा ये कि अगर बच्चों के स्कूल में अब एक और सब्जेक्ट हम ऐड कर दें। पैसे ही आपको पता है कि हमारे स्कूल में मतलब हमारे इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें आपको पता ही होगा कि छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत ज्यादा बर्डन है स्टडी का, पढ़ाई लिखाई का। एक टाइम था जब हम पढ़ाई करते थे तो भाई उस जमाने में तो इतना ज्यादा लोड नहीं था, लेकिन आज का जो टाइम है जब पढ़ाई करते हैं बच्चे, तो आप देखते हो कि जितने बच्चे का वजन नहीं होता उससे ज्यादा उसकी बुक्स का वजन हो जाता है। स्टार्टिंग की बात हो रही है। तो ये एक पहले से ही लोड बहुत है, और अगर हमने एक सब्जेक्ट और ऐड कर दिया तो ये क्या करेगा, उसको और बढ़ा देगा, फर्दर उसको इंक्रीज करेगा। Instead, it should be woven into the curriculum, and numerous opportunities that present themselves while teaching normal school subjects may be intelligently or imaginatively used by the teacher to promote international understanding. The school subjects which can be most profitably used for this purpose, the are history, geography, civics, economics, political science, social science, language, एज वेल एज फिजिकल एंड लाइफ साइंस। ठीक है। अरे आप ऐसे समझ लीजिए, कह रहा है कि ये जो इसको अलग से पढ़ाए जाने की बजाय टीचर एक इंटेलिजेंटली एक तरीका यूज कर सकता है कि उसी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को वेब इनटू वर्ड से बना हुआ है, वेब इनटू कर सकता है, वेब इनटू, बोवन इनटू है ना, ये वेब की थर्ड फॉर्म है। वेब इनटू मतलब प्रो देना एक तरीके से। प्रो देने का मतलब ऐसे जैसे फूलों की माला बनाते हैं तो उसमें धागा डालते जाते हैं ना, उस तरीके से। बोले इसको प्रॉपर तरीके से इंटेलिजेंटली स्मार्टली इसको प्रो दे सब्जेक्ट को, और बच्चों में वो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है ना उसको प्रमोट करें, without telling them this is a separate subject you have to study। आप उनको जाने बिना आप उनको वो चीजें पढ़ने का मौका दें। समझ रहे हो आप। तो ये इंटरेस्टिंग भी लगेगा, उनकी नॉलेज को भी इन्हांस करेगा, और बर्डन भी नहीं लगेगा उनको। ठीक है। कह रहा था स्कूल सब्जेक्ट्स विच कैन बी मोस्ट प्रोफिटेबली, प्रॉफिट से बना हुआ वर्ड है, प्रॉफिटेबली यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर हिस्ट्री। अब देखो जैसे कि कुछ सब्जेक्ट होते जो आपने पढ़े ही होंगे, मैक्सिमम बच्चों ने पढ़े होते हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है पॉलिटिकल साइंस है, सोशल साइंस है, लैंग्वेज होती हैं अलग अलग स्टेट की अलग अलग मतलब लैंग्वेज उनको दी जाती है। जैसे हमारे यहाँ हिंदी और इंग्लिश चलती है, आई थिंक यहाँ पर मराठी, हिंदी, इंग्लिश इस टाइप से इंक्लूड किया गया होगा। कुछ साउथर्न स्टेट में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ जो भी है लैंग्वेज चलती होंगी। ठीक है, आगे देखिए। हाउ एवर एट द हायर एजुकेशन लेवल
इंटरनेशनल एजुकेशन कैन बी प्रिस्क्राइब्ड एज अ सेपरेट सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। हाँ, बोले अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो उसमें हम इसको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट बना सकते हैं कि हाँ कोई एक पर्सन ऐसा बना, मतलब कुछ एक ऐसा सब्जेक्ट इसको बना दीजिए इंटरनेशनल एजुकेशन के नाम से, और इसको एक एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह स्टडी करवाइए, डिटेल में स्टडी करवा दीजिए, ताकि जो इसको प्रॉपर तरीके से डील करे तो इन फ्यूचर उनको बड़े पोस्ट जैसे कि इंटरनेशनल अफेयर मिनिस्टर जो होते हैं उसमें, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एक्चुअली, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो होते हैं तो वहां पर उनके सेक्रेटरी वगैरह हैं और शायद उसमें ये बेनिफिशियरी हो सकता है कि उनको पहले से वो सारी चीजें पता होंगी क्योंकि वो उनकी स्टडीज का पार्ट होंगे, तो ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, आगे देखिए। In fact, the present situation in India broadly conforms to this consensus so far as the school stage is concerned. ठीक है, at the undergraduate and the postgraduate levels, courses of study in subject like history, geography, economy, political science, international relation (IR) कहा जाता है इसी को, और international law, international organization have been prescribed by the most of the universities, and these contain content which has direct or indirect bearing on promoting UNESCO ideals. चलो, तो मतलब ये है कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो इस टाइप के कोर्सेज को पहले से ही ऑफर करती हैं। चलो भाई, अब इसके क्वेश्चंस लगाना शुरू करते हैं, इजी है, समझ में आ जाएगा आपको। हाउ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग कैन बी टॉट एट द स्कूल लेवल। कह रहे स्कूल लेवल पर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को टॉट किया जा सकता है। हाउ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग कैन बी टॉट एट द स्कूल लेवल, मतलब अगर स्कूल लेवल पे पढ़ाना है तो सेपरेट सब्जेक्ट बना के तो नहीं पढ़ा सकते, तो ऐसा क्या किया जाना चाहिए जिससे कि इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इसको स्कूल लेवल पे भी पढ़ाया जा सके, बच्चों को पता भी न चले और कि अलग से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। थ्रू वेरियस सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, by giving numerous opportunity to the students, by by combining the subject content with the curriculum, by combining the subjects content with the curriculum। तो देखा जाए तो ये सारे आंसर है, क्योंकि इसी की बात हो रही थी कि अलग से ना करो आप। जैसे सब समझ लीजिए ना, ज्योग्राफिकल कोई पॉइंट हो गया, कोई ज्योग्राफिकल इश्यू हो गया, जैसे हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, और मान लीजिए कि अभी रसिया और यूक्रेन की बात चल रही है, रसिया की बात चल रही है, तो जब हम रसिया की ज्योग्राफी के बारे में बताएंगे तो साथ ही साथ हम ये भी बता देंगे कि देखो एक टाइम ऐसा था कि ये 92 से पहले ये कंप्लीट एक पूरा कंट्री एक था, तो इसको यूएसएसआर बोला जाता था। फिर ये टूटना स्टार्ट हो गया, तो अलग से बहुत सारे देश से निकल के अलग हो गए। अब वहीं से आप उसको करंट इवेंट से भी रिलेट कर लो कि देखो आज के टाइम में यूक्रेन और रसिया इसीलिए लड़ रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस है, पर्टिकुलर एरिया है, रीजन है जिसको लेकर लड़ाई हो रही है। इसी तरह से इजराइल और हमास के बारे में, मतलब फिलिस्तीन इजराइल का जो वॉर चल रहा है उसको लेकर भी आप कर सकते हैं डिस्कस। तो हिस्ट्री, सिविक और ज्योग्राफी पढ़ाते पढ़ाते भी आप वर्ल्ड की चीजों को उससे रिलेट करके पढ़ा सकते हैं। बाय गिविंग नंबरस अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट, बच्चों को बहुत अवसर दिए जा सकते हैं पढ़ने के लिए, सिखाने के लिए, समझाने के लिए। कंबाइन कर लो इसको, सब्जेक्ट को कंटेंट विद कैरिकुलम, कैरिकुलम के साथ कंबाइन कर लो, इस तरह से भी किया जा सकता है। तो आंसर होगा 4, ऑल ऑफ दीज। Which phrase from the passage means combined with the curriculum? Which phrase from the passage means combined with the curriculum? तो यहाँ लगा intelligently, imaginatively used in the curriculum, can prescribed as the curriculum, woven into the curriculum। ये है भैया, ये इसका मतलब था। सही है गलत है मैंने बताया भी था आपको, तो ये वो आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। What are two stages where international understanding should be taught as a separate subject? दो स्टेज कौन सी जहां पर पढ़ाया जा सकता है? कह रहे प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, सेकेंडरी और अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टरल स्टेज। तो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट वो स्टेज होनी चाहिए जहां पर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को पढ़ाया जा सकता है सेपरेट सब्जेक्ट की तरह। ठीक है,
तो हालांकि इस बार चेक भी कर लो, मेरे ख्याल से तो ये आंसर है, बाकी इसमें पैसेज में सीधे सीधे लिखा भी हुआ भी है। एट द अंडर, देखो लिखा है एट द अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे इसको पढ़ाया जा सकता है। तो बिल्कुल प्रॉपर आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, ये रहा आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। विच वर्ड आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन मीन फीलिंग ऑफ द मीन फीलिंग ऑफ द मोस्ट पीपल, मतलब ये कहना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो ये कहता है जिसका लगभग मैक्सिमम वर्ड मैक्सिमम पीपल की सिमिलर फीलिंग है, ये कहना चाह रहा है। विच वर्ड आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन फीलिंग ऑफ द मोस्ट पीपल, फीलिंग ऑफ द मोस्ट पीपल मतलब एक तरह से जो सबको एक जैसा लगता है, तो वो होता है कंसेंसस, मतलब ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना होता है, ये मीनिंग है। प्रमोट होगा नहीं, नम्रस होगा नहीं, वेयरिंग होगा नहीं, यही वर्ड होगा। चलो फिर नेक्स्ट वर्ड की तरफ, ये तो इजी पूछ लिया था। कह रहे हैं कि विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज अपोजिट ऑफ द वर्ड नैरो। नैरो का मतलब सकरा होता है एक तरीके से, तो मतलब हिंदी ज्यादा हो जाएगी। नैरो मतलब संकीर्ण। जैसे कि एक पर्सन होता है जिसकी छोटी सोच होती है, उसको क्या बोलते हैं, नैरो माइंडेड, छोटी सोच वाला आदमी। और एक होता है ब्रॉड माइंडेड, मतलब बड़ी सोच वाला आदमी, ऊंची सोच वाला आदमी। तो नैरो का उल्टा होता है ब्रॉड। ट्रेन में भी चलता है नैरो गेज ब्रॉड गेज आई थिंक। कंसर्न, कंसर्न मतलब चिंता होती है, डायरेक्ट तो हो गई नहीं। तो समझ गए आप, यही है। सिमिलर इजी क्वेश्चन थे। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स एडवाइज्ड। एडवाइज का मीनिंग क्या होता है? ऐसा वर्ड बताइए जो जिसका मीनिंग एडवाइस हो। प्रिस्क्राइब का मतलब एडवाइस होता है यार, सिंपल है। किसी चीज को प्रिस्क्राइब कर देते हैं, इसका मतलब सजेस्ट किया जा रहा है। सही है गलत है? कन्फर्म जानते हो, प्रेजेंटेड जानते ही होगे, इजी है। प्रेजेंटेड मतलब कोई चीज प्रस्तुत करना, ऑफर करना। कन्फर्म मतलब निश्चित करना। प्रपोज का मतलब ऑफर करना ही होता है। अगला, पिक आउट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोसाइटी। ऐसा सब्जेक्ट का नाम बताइए जो डील करता हो स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी है, लाइफ साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, और क्या नाम है, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, सोशियोलॉजी और लाइफ साइंस। तो ये तो बता ही दोगे कम से कम। बताओ। सोशियोलॉजी, ये तो इजी था, शायद पता होगा बच्चों को। अगला क्वेश्चन है, ऑन रीडिंग पैरा वन इट कैन बी इन्फर्ड दैट। क्या इन्फर किया जा सकता है? चार ऑप्शन पढ़ो और आंसर दीजिए। all the subjects are all the subject at the school level may not be helpful in promoting international understanding. School subject may be used creatively to promote international understanding। ये तो सही है। International understanding may be treated as a separate subject in school। नहीं, ये तो होने नहीं चाहिए। The school curriculum is too heavy to incorporate international understanding। सो वन पैरा इट कैन बी इन्फर्ड दैट, मतलब क्या कहना चाह रहा था? यही कहना चाह रहा था कि भाई स्कूल सब्जेक्ट में को यूज कर लो क्रिएटिवली, ताकि उसी में आप इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट कर पाओ। यही सही आंसर होगा, सेकंड। द इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ पैरा थ्री, क्या है? पैरा थ्री का मीनिंग जरा पढ़ लो एक बार। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज हैव प्रिस्क्राइब्ड लर्निंग ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। The subject international understanding is based on the UNESCO ideals. International understanding is be taught only undergraduate and postgraduate level. International understanding contains subject like international relation, international law and international organization। पैरा थ्री में क्या कहा गया है इनमें से? चलो आ जाओ पढ़ के देखते हैं एक बार फिर से। मेरे ख्याल से तो फोर्थ लग रहा है, क्योंकि इसी की बात हो रही थी यार। आ जाइए एक बार पढ़ लो एक बार लास्ट में फिर भी। पैरा थ्री लास्ट में आ जाइए।
ये देखो, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज, ये भैया, ठीक है। तो मतलब लास्ट वाला ही आंसर होगा हमारा। आ जाओ वापस से। सो हियर इज द आंसर फोर्थ। लास्ट क्वेश्चन। पिक आउट द मोस्ट प्रोबेबल मीनिंग ऑफ द फ्रेज मोस्ट profitably used, most profitably used, कह रहा है most fruitfully used, most rewardingly used, most valuably used, most commercially used। भाई एजुकेशन में स्टार्टिंग में कमर्शियल का तो कोई रोल ही नहीं है, रिवार्डिंग का भी कोई रोल नहीं है। मोस्ट वैल्यूबली यूज्ड है नहीं, फ्रूटफुल है, ज्ञान देने योग्य, ज्ञान दे रहा है, कुछ मिलेगा, फलदायक होगा, तो फ्रूटफुली यूज्ड। ये था क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। So here ends our two unseen passages that we can say reading comprehension. So this is how we can deal reading comprehension. So what a person needs to solve reading comprehension effortlessly, and what a person actually does to understand the nature of reading comprehension. I would say the main thing that you can use, a person can use to deal any unseen passage is to start reading as much as he can. I'm not asking the person you should learn 3 or 4 newspaper a day or 3 or 4 pages a day. Actually you can use only a single 1 or 2 pages a day. But what are you reading? Whatever you are reading, it should be relevant topic. बस ये चीजें हैं कि अगर आप प्रॉपर तरीके से रीडिंग करने लग जाएं, रेलेवेंट टॉपिक पढ़ने लग जाएं, जो रेलेवेंसी होनी चाहिए आपकी किस में, फाइनेंशियल है ना, कोई ज्योग्राफिकल इवेंट है, कोई ऐसी इवेंट है जो ग्लोबल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, तो ऐसी चीजें अगर आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, इट विल बी फ्रूटफुल टू यू। और आपको बड़ा हेल्प करेगी आगे चल के, ठीक है। ना सिर्फ आरसी में, बल्कि आपके जो क्या कहते हैं अपना क्लोज टेस्ट होता है, उसमें भी बड़े हेल्पफुल हो जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें, इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।